नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस YouTube सेशन में। और आप सारे लोग फटाफट टकाटक अंदाज में आ जाइए, एंड में, है ना। आ जाओ यहाँ पे। बिंदेश्वर, गुड मॉर्निंग। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट वॉज पास्ड इन। सबसे पहले ये रिफॉर्म एक्ट जो है, ये कानून जो है, ये कहाँ की है? तो फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट ये जो है, ये आपका इंग्लैंड में हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। और फर्स्ट रिफॉर्म्ड एक्ट को ग्रेट रिफॉर्म एक्ट भी बोला जाता है। ग्रेट रिफॉर्म एक्ट बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और ये पास कब हुआ, यानी पारित कब हुआ, ऐसा बोला जा रहा है 1830, 1832 और 1834। 1832 में, है ना। लिटरेचर में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम देखने सुनने को मिलते हैं, बट डीएसएसबी, दिल्ली स्कूल टीचर का पेपर होता है, DSSB सॉरी, उसी में ये सवाल पूछा गया, तो मैंने सोचा इसको डाल दूं। फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट, उसी को ग्रेट रिफॉर्म एक्ट बोला जाता है ना। और वो पास्ड हुआ था इंग्लैंड में, ब्रिटेन में 1832 में। ये आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सरप्राइज फील कर रहे होंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन लिटरेचर में, क्यों पता नहीं क्यों। जॉर्ज फिफ्थ रिमेन्ड द किंग ऑफ इंग्लैंड टिल। सबसे पहले आप जॉर्ज फिफ्थ की जो बात कर रहे हैं, जॉर्ज फिफ्थ 1865 में पैदा हुए और 1936 तक ये जीवित रहे, है ना। जॉर्ज फिफ्थ का कोई फुल नेम बताएगा मेरे को? आप में से कितने बच्चे इनका फुल नेम बताने वाले हैं? हर एक चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। सवाल बोला गया है कि रिमेन्ड द किंग, यानी राजा बने, कब से कब तक रहे। तो आपको मालूम होना चाहिए जॉर्ज फिफ्थ जो किंग बने इंग्लैंड के, ये आपको 1910 से लेके 1936 तक रहे। और जब भी किंग और क्वीन की बात आती है, टू टर्म्स में बात हम करते हैं। एक होता है प्रेडेशर, PREDECESSOR, प्रेडेशर, और एक होता है सक्सेशर। प्रेडेशर कहने का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है बिफोर। प्री वर्ड की बात जो आप कर रहे हैं, प्री मीन्स होता है बिफोर, यानी कि पहले की बात करेंगे। और सक्सेसर जो बनता है वो आफ्टर, जो आपके बाद बना है। इसलिए प्रेडेसर को हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकारी, यानी आपसे पहले कौन था। और सक्सेसर को बोलते हैं उत्तराधिकारी, यानी आपके बाद कौन बना। तो अगर आप जॉर्ज फिफ्थ के प्रेडेशर की बात करेंगे, यानी इनसे पहले कौन था, तो एडवर्ड सेवेंथ। इन किंग और क्वीन को जरूर याद रखना है। और सक्सेसर कौन बने, तो एडवर्ड एट्थ। ये नाम जरूर आप याद रखेंगे। क्लियर? जॉर्ज फिफ्थ आपके पैदा कब हुए थे? 1865 में। डेथ कब हुई थी? 1936 में। किंग कब से कब तक बने? 1910 से लेके 1936। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर C फॉर कनाडा। और हमने आपसे फुल नेम पूछा है जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट। वेरी गुड, बोल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो, और आप कुछ अगर नहीं जानते तो आपके कलीग जो आपके साथ पढ़ रहे हैं ना, उनका कमेंट वगैरह आता है, जरूर उसको देख लिया करें। बहुत अच्छा नाम आपने लिखा है, फुल नेम, जरूर आप ध्यान देंगे इन सभी चीजों के बारे में। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। डैश बिलीव दैट अ टेक्स्ट कैन नॉट हैव अ सिंगल मीनिंग। मॉडर्निस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट, विक्टोरियंस। आप फटाफट बताएं, तब तक मैं चाय पी लूं। चलिए, चाय तो गटक गया, अब क्वेश्चन को गटक जाते हैं। डैश बिलीव दैट अ टेक्स्ट कैन नॉट हैव अ सिंगल मीनिंग। किन लोगों का मानना है, या किस एज के राइटर हुए जिनका यह मानना है कि किसी भी चीज की जो लिखावट होती है ना, उसका सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं होता है, उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, कई सारे मीनिंग्स होते हैं। ये किन जमाने के राइटर का कहना है? सबसे पहले मॉडर्निस्ट की बात करेंगे। IST किसी भी वर्ड के लास्ट में होता है, उस वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है आपका कॉमन नाउन। तो मॉडर्निस्ट किसे बोलेंगे? जो मॉडर्न एज के राइटर हैं। जो मॉडर्न एज के राइटर हैं उसे मॉडर्निस्ट आप कहने का काम करेंगे। उसी में आप क्या आते हैं? विलियम बटलर इट्स,
है ना, ग्रेटेस्ट राइटर। अब मॉडर्न एज की बात करोगे तो ये आपका चला है 1900 से लेके 1940 तक, ये मॉडर्न एज है। और इस एज में जो भी आपको राइटर मिलेंगे उनको आप मॉडर्निस्ट कहने का काम करोगे। पोस्ट मॉडर्निस्ट की बात कई बार हम कर चुके हैं कि पोस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पोस्ट का मीनिंग होता है आफ्टर, आपने सुना होगा प्रीपेड एंड पोस्ट पेड। पोस्ट मॉडर्निस्ट यानी मॉडर्न एज के बाद जो एज आया उसको बोला गया पोस्ट मॉडर्न एज। क्या बोला गया, पोस्ट मॉडर्न एज। और पोस्ट मॉडर्न एज इन जनरल अगर देखा जाता है तो बोला जाता है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर ध्यान रखेंगे। यानी अगर डेट की बात करेंगे तो 1945 के बाद से जो दौर आया है उसको हम पोस्ट मॉडर्न एज कह देते हैं। और विक्टोरियंस, विक्टोरियंस उसको बोलेंगे विक्टोरियन राइटर जो कि विक्टोरियन एज में थे। और विक्टोरियन एज आप अच्छे से जान चुके हैं कि विक्टोरियन एज कब से कब तक, तो विक्टोरियन एज की अगर बात करेंगे तो 1837 से 1901 तक ये विक्टोरियन एज आपका रहा है। अब इस एज में जो भी राइटर हैं वो विक्टोरियन एज के पोएट हैं। जैसे आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम आप ले लीजिए, उनकी वाइफ का नाम है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, उनका नाम आप ले लीजिए। मॉडर्न एज में जो आएंगे मॉडर्निस्ट कहलाएंगे, और मॉडर्न एज के बाद जो दौर आया पोस्ट मॉडर्न एज का पोस्ट मॉडर्निस्ट कहलाएंगे। तो भैया मॉडर्निस्ट राइटर का कहना था या विक्टोरियन का कहना था या बी ऑप्शन पोस्ट मॉडर्निस्ट, क्या आंसर आपका यहां हो जाएगा। प्रीति कुमारी क्या कह रही हैं आप? गुड मॉर्निंग सर जी, अभी हम आपको देख पा रहे हैं। अच्छा ओके, चलिए गुड मॉर्निंग। आइए अब यहां पर मॉडर्निस्ट की बात करेंगे, विक्टोरियंस की बात करेंगे, तो ज्यादातर राइटर जो हुए, मोस्ट ऑफ द राइटर्स वो पोस्ट मॉडर्न एज के हुए, जिन्होंने बोला कि कई सारे मतलब हो सकते हैं किसी भी चीज का। करेक्ट आंसर बी बिफोर बॉम्बे। ओके प्रीति, आइए नंबर 4। इन डिसंबर 1761 जेम्स मैकफर्शन पब्लिश्ड। जेम्स मैकफर्शन एक राइटर हुए, बहुत ही अच्छे राइटर हुए, बहुत अच्छे फिलोसफर हुए। आप इनके बारे में जरूर पढ़ेंगे, गूगल पे विकिपीडिया पे आप जरूर पढ़ा करें। फिंगल एन एंशिएंट एपिक पोएम इन 6 बुक्स, द वर्क्स ऑफ ओशन। ये जो ओशियन है लिखा हुआ है ना, ये एक एपिक पोएम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एपिक पोएम के नाम से एक वर्क भी है ओशियन। तो इन दिसंबर 1761 में जेम्स मैकफर्शन ने पब्लिश किया। एडोनिस की बात करेंगे तो एडोनिस कब लिखा गया, तो एडोनिस 1821 में लिखा गया। और आपकी कौन सी पोयम है ये, एलिजी पोयम है। इसके राइटर कौन है, तो पीवी शैले हैं, पीवी शैले। और पीवी शैले के बर्थ और डेथ की बात कर लेंगे आप, तो कब ये पैदा हुए ये आपको बताना है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। और पीवी शैले ने जो एलिजी पोयम लिखा था 1821 में, किनके डेथ के बाद, तो आपको मालूम होना चाहिए एलिजी पोयम जो है ये जॉन किट्स के डेथ के बाद लिखा गया है। और जॉन किट्स की डेथ हो गई थी और उसके 7 वीक्स यानी 7 सप्ताह के बाद पीवी शैली को पता चला। और जॉन किट्स और ये पीवी शैली आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, कई बार बता चुका हूं। ले हंट एक राइटर हैं जो दोनों की दोस्ती करवाए थे, दोनों के कॉमन फ्रेंड, दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड थे। और जॉन किट्स की डेथ होती है आपको कब, तो 1821 में। और ये पैदा कब होते हैं, 1795 में। तो 1821 में जब इनकी डेथ होती है तो डेथ के 7 वीक्स के बाद यानी 7 सप्ताह के बाद पीवी शैली को यह बात मालूम होता है उनके दोस्त नहीं रहे, तो उनके मरणोपरांत या उनको डेडिकेट करने का बोल दीजिए, शोक गीत बोल दीजिए, एलिजी पोएम बोला जाता है उसको, तो वो आपका एडोनिस था, 1821 में पब्लिश हुआ था। और एक होता है आपका वीनस एंड एडोनिस, जिसके राइटर आपके विलियम शेक्सपियर साहब हैं। अब यहां पर जवाब आपका क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, तो 1761 में जो लिखा गया था वो फिंगल लिखा गया था। और इसमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं ये भी आप याद रखेंगे, आंसर से ही 6 बुक्स हैं आपके, बी ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं। और ओशियन नाम का एक एपिक पोएम भी है, उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। और इसके भी राइटर आपके जेम्स मैकफर्शन हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, इस नाम से जो एपिक पोएम है आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 में क्या है, ध्यान देंगे आप, मैं आप सभी के कमेंट को देख रहा हूं। आ जाइए यहां पे, हर हर महादेव।
नवनीत कुमार सर, मेरा बीपीएससी टीआरई 3.0 ओबीसी बहुत परेशान। अच्छा ओके। अरे भैया परेशान कर रहा है तो ये तो पढ़ा रहे हैं और लिटरेचर का बैच आपके लिए आया है, वो सब पढ़ा कर रहे हैं आप नवनीत जी, है ना। चलिए नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा आपका? होमर एंड हेसियोड आर द फेमस पोएट्स ऑफ एज। होमर की बात करते हैं आप, यानी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, उस जमाने की बात कर रहे हैं, है ना। आर द फेमस पोएट्स ऑफ न्यो क्लासिकल एज। कल ही हम पढ़े थे न्यो क्लासिकल एज। न्यो क्लासिकल एज को ही आप ऑगस्टन एज भी कहते हैं, और इसी को द एज ऑफ रीजन भी बोला जाता है। द एज ऑफ रीजन, जहां हर एक बात लॉजिक के साथ हो। और अगस्टन एज की जब हम बात करते हैं तो 18th सेंचुरी की ऑलमोस्ट बातें होती हैं, 17th 18th के बीच में। मेनली आपको ये 18th सेंचुरी और इसी का एक नाम दिया गया न्यो क्लासिकल पीरियड। एंग्लो नॉर्मन, इसका ड्यूरेशन आप बताओगे। और यहीं पर मैं बात करूं एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन, इसका भी आपको बताना है क्या है। और प्री क्लासिकल पीरियड, अब आइए आप बताइए यहां पे कि होमर जो हैं और ये हेसियोड जो हैं, ये फेमस पोएट्स हैं किस एज के? न्यो क्लासिकल के तो नहीं होंगे, 18th सेंचुरी के नहीं है, बहुत पुराने हैं, बीसी में चले जाएंगे। एंग्लो नॉर्मन और एंग्लो सैक्सन का ड्यूरेशन आपको बताना है, क्योंकि कई बार पढ़ाया जा चुका है, ये आप याद रखा करें। हम अभी एज, हिस्ट्री, ये सब क्वेश्चंस ज्यादा कर रहे। प्री क्लासिकल पीरियड, प्री मतलब बिफोर, बहुत पहले की बात हो जाएगी ये आपका, है ना। और इसी एज में आपके होमर आए, हेसियोड आए, या बहुत सारे ग्रीक फिलोसफर्स वगैरह आए। ग्रीक फिलोसफर्स बहुत सारे, इसी में नाम आपका आ जाए सुकरात, जिसको हिंदी में बोलते हैं। यहीं पे आपके वो होते हैं, क्या नाम है उनका, एरिस्टोटल। ये सब बहुत पहले की बातें हैं। चलिए आप लोगों ने जवाब दिया है ग्रीक एज, ग्रीक एज। चलिए 1765 ओशन, बहुत बढ़िया। 700 BC, 1066 to 1500, 1060 to 450 to 1066, वेरी गुड। 450 to 1066 आपने जो बोला है वो एंग्लो सेक्शन का ही बोला होगा, बहुत बढ़िया। और उसके बाद एंग्लो नॉर्मन का आपने क्या बताया, 1066 to 1500, पहले 1300 तक गया, फिर जाके वो 15 तक गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ऑलमोस्ट आपने 1060 से वहां तक 14th सेंचुरी तक का कर दिया, बहुत बढ़िया। ये यहां से स्टार्ट हुआ है, इससे पहले आपका एंग्लो सेक्शन रहा है। और प्री क्लासिकल यानी बीसी में चला जाता है, ये सब चीजें, ये सब बीसी में चली जाती हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाना है सी फॉर कनाडा। और आप ये सब थोड़ा पढ़ेंगे, होमर क्या थे, हेसियोड क्या थे, इनके बारे में गूगल पे, विकिपीडिया पे पढ़ा जरूर कीजिए। नरमन नहीं नॉर्मन होता है। नंबर 6 की बात करेंगे। हु डिफीटेड ब्रिटेन अगेंस्ट पिस्ट एंड स्कॉट्स। ये पिस्ट एंड स्कॉट्स ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ पीपल है, और ये आपका है किसी जर्मैनिक ट्राइब की बात करता है। जर्मैनिक ट्राइब, जिनका लेना देना जर्मनी से है, लोगों का अपना एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल की बात करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल की बात करेंगे। और इन लोगों का क्या था? हु डिफेंडेड, डिफेंड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन देना। वर्ड का मीनिंग जरूर जानिए, डिफेंड, यहीं से आपका वर्ड बनता है डिफेंस मिनिस्टर। यानी पहले इन लोगों का जो था, इंग्लैंड पे अपना एक कब्जा था, एक डोमिनेस, क्या बोलते हैं, डोमिनेंस था, प्रभुत्व था। और उस चीज से प्रोटेक्शन यानी डिफेंड किन लोगों ने किया? ब्रिटेन को। रोमन्स ने, रोमन्स एंड ब्रिटॉन्स ने, है ना, या हेंजिस्ट एंड हॉर्सा फ्रॉम जर्मैनिक ट्राइब्स, ये भी वही है आपके जर्मैनिक ट्राइब की बात करेंगे। और यहां पर ये हेंजिस्ट एंड हॉर्सा फ्रॉम जर्मैनिक ट्राइब्स, ये भी वही से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन लोगों ने बचाया था ब्रिटेन को इनसे। और ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट हो गया, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, एज से, पीरियड से, किंग क्वीन की बारे में बात करते हैं। आज मुझे एक बच्ची मिली भी थी, काफी लिटरेचर उनका जबरदस्त था। उनका ये कहना था, नाम पूछा था मैंने, नाम भूल गया हूं, पता नहीं, फिर याद आ जाएगा कभी। तो उनका ये कहना था कि सर आप जो क्वेश्चन सभी करवा रहे वो सारे आप एज, ड्यूरेशन, इन सभी पे बेस्ड करवा रहे, आप क्वेश्चंस लिटरेचर में कैरेक्टर बेस्ड भी करवाइए,
यानी किस वर्क में कौन सा कैरेक्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैरेक्टर बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सवाल मैं आप सभी से भी कर रहा हूं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि किस राइटर ने किससे इंस्पायर होकर कौन सा वर्क लिखने का काम किया। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप डालिए, क्योंकि एज और ड्यूरेशन, किंग, क्वीन, ये सब आप बहुत डालते हैं, बट कैरेक्टर वाला क्वेश्चंस आप के सेट में देखने को नहीं मिलता है। या किस कौन से राइटर किस वर्क से इंस्पायर हुए, किन को डेडिकेट किया, है ना, तो ये सब चीज आप नहीं डालते हैं। तो आप मुझे बताइए, एज वाला जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलने ही चाहिए। उनका कहना बिल्कुल सही था और ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे दुर्गा पूजा के बाद, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आप बताओ, कैरेक्टर बेस्ड या इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? फटाफट बताइए। जी सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा था उनका लिटरेचर। 2-4-5 मिनट बात किए, पता लग गया कि कमाल का है। बहुत अच्छा पढ़ के आई थी वो, नाम क्या बताया था उन्होंने याद नहीं है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए मैं बार बार कहता हूं जब भी आप विकिपीडिया पे किसी भी वर्क के बारे में, किसी भी राइटर के बारे में पढ़ते हैं तो उनके कैरेक्टर्स जरूर पढ़ा करें। मैंने कई बार आपको कौन सा पोयम बोला था, नाम मेरे को नहीं, हाँ, जैसे एक पोयम है एंडेमियन। एंडेमियन, आप मुझे राइटर का नाम बताएं और जिस राइटर ने एंडेमियन पोयम को लिखा डेडिकेट किसको किया। इस टाइप के क्वेश्चंस 1-2 मैंने करवाए हैं, ज्यादा नहीं करवाए, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद, डीपी की छुट्टी के बाद जो आपको सेट मिलेगा वहां पे हम कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और ये सब चीजें काफी डीपली क्वेश्चन को वहां पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। या पोयम का लाइन, कई बार क्या होता है, जैसे टीआरई 2.0 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। अब ये लाइन है, अब ये लाइन किस पोयम से है? तो ये लाइन जो है टीएस इलियट साहब की एक पोयम है द वेस्टलैंड, जो 1922 में पब्लिश हुआ, वहां से पूछा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैंने लगातार आपको एज, ड्यूरेशन ये इसीलिए दिया ताकि एक टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते करते आपके पास सोर्स हो जाए पढ़ने का कि एज को कैसे जानना है, पीरियड को कैसे जानना है, ड्यूरेशन कैसे जानना है, कब कौन से किंग हुए, कब कौन सी क्वीन हुई, और उस विक्टोरियन एज में कौन कौन से राइटर हुए, रोमांटिक एज में कौन कौन से राइटर हुए, रोमांटिक एज कब से कब तक चला, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए एज वाला, ड्यूरेशन वाला, किंग, क्वीन, ये सब हमने बहुत पढ़ लिया। अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस डीपी के बाद करेंगे, दुर्गा पूजा के बाद करेंगे, है ना। बाय किट्स, हाँ, वेरी गुड सुप्रिया। ये एंडेमियन जो राइटर जो हैं ये आपके जॉन किट्स साहब हैं, जॉन किट्स साहब। अब जैसे मैंने पब्लिक क्या बोलते, पब्लिशिंग ईयर बोला है, हर एक वर्क का याद रखिए, डेफिनेटली रखिए, पब्लिशिंग ईयर भी पूछा जा सकता है। अब यही पोएम में हो सकता है इसमें कितनी लाइन्स है ये आपसे पूछ दें, तो हर एक चीज जरूरी है और ये मैं बार बार आपको बताने नहीं आऊंगा, आज बता दिया, ये सब सुन लो। कितनी पोएम्स है ये आपको याद रखना है ना। कई बार किसी भी वर्क में कितने स्टेंजाज हैं, कैंटोस कितने हैं, किस वर्ष में लिखा गया है, ये सब आपको ढूंढना है, कीड़ा बनना पड़ेगा आपको, है ना, ये ध्यान रखिए। डेडिकेट किसको किया, तो बहुत बढ़िया नाम आपने बताया, थॉमस चैटरटन, है ना। तो आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर किया कीजिए। वो बच्ची आई थी आज, बोल रही थी कि सर कैरेक्टर वगैरह वाला क्वेश्चन नहीं मिलता है, तो वो रहना चाहिए। तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग भी अगर कुछ इस टाइप का ओपिनियन आपका अपना हो तो जरूर आप शेयर किया करें। सर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे सेट में, आप डाल दिया करो, क्योंकि आप ही से मैं पढ़ाना सीखता हूं कि पढ़ाना कैसे है, क्या क्या पढ़ाना है। अपने एंड से तो मैं पूरी कोशिश कर ही देता हूं, बट फिर भी आपको कोई कमी लगे तो आप जरूर बताया करेंगे, है ना। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सौरभ जी आपसे मिलने का टाइम, मेरे से मिलने का टाइम 4 से 6 के बीच में आ जाओ शाम में, उस समय मुलाकात हो जाएगी, बिकना पहाड़ी, सैदपुर मोड़, पटना में। आइए नंबर 7 में देखिए क्या है, विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट ड्यूरिंग नॉर्मन एरा। अभी आपने नॉर्मन एरा के बारे में पढ़ा, अब नॉर्मन एरा में कौन सा लैंग्वेज जो है ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के बारे में ड्यूरिंग, इंग्लिश है, फ्रेंच है, लैटिन है। देखिए भाषाएं सब बोली जाती है, लेकिन ज्यादातर कौन सी बोली जाती है ना, वो उसका सेंस आपको यहां रखना पड़ेगा। तो वो लैंग्वेज है आपका फ्रेंच। कौन सा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। और एक होमवर्क में आपको दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको वो बता भी रही थी, RENAISSANC, उनका नाम मैं पता नहीं भूल गया कैसे। उन्होंने बोला कि सर आपने जो रेनेसां वर्ड पढ़ाया है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है,
है ना। और आप पढ़ाए हो फ्रेंच लैंग्वेज का, तो वो मेरे को दिखाई सर देखिए लेटिन का है किसी वेबसाइट पे, और मैंने भी उनको दिखाया कि ये फ्रेंच का भी है, और वो बोली नहीं सर लेटिन का भी है और फ्रेंच का भी है। तो आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं जिसका जवाब मैं कल आपसे फाइंड करूंगा। आपको बताने रेनेसां वर्ड जो है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है रीबर्थ यानी कि पुनर्जागरण, तो मैंने फ्रेंच तो आपको बताया ही है, आपको कल कंफर्म होके बताना है, गूगल से पढ़ो जहां से पढ़ो जो भी आपका सोर्स है, आप ये फाइंड करेंगे क्या ये लेटिन लैंग्वेज का भी वर्ड है क्या, ये आपको करना है ना। सर लिटरेचर को अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? लिटरेचर को अच्छा करने के लिए आपको धाकर बनना पड़ेगा, और उसके लिए हमारा एक धाकर बैच है, और उसमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो दिखने में धाकर नहीं है लेकिन पढ़ा लेते हैं, मतलब धाकर वाइज टाइप आप कह सकते हो। मैं उस टीचर से भी आपको थोड़ी देर के बाद अनामिका मिलवा दूंगा, ठीक है ना। अभी सर आ रहे हैं, रास्ते में है। आइए, तो आपको बताना है रेनेसां वर्ड जो है लेटिन लैंग्वेज का भी है या फ्रेंच का? फ्रेंच का तो डेफिनेटली है, लेटिन का है या नहीं है ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे, कल बताएंगे मेरे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मेशन। सबसे पहले मॉर्निंग स्टार ये जो फ्रेज इस्तेमाल किया गया ये बाइबल में है, और बाइबल में ऐसा बोला जाता है, जो बाइबल पढ़ने वाले होंगे, कि जीसस जो थे, जीसस कॉल्ड हिमसेल्फ अ ब्राइट मॉर्निंग स्टार, अ ब्राइट मॉर्निंग स्टार। यानी जीसस साहब, जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं कि वो खुद को बोला करते थे कि वो एक ब्राइट मॉर्निंग स्टार हैं, और ये टर्म बाइबल से लिया गया है, ऐसा बाइबल में लिखा गया है। तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मेशन, अब ये लाइन जो है किनको बोला गया? जॉफ्री चौसर को, विलियम लैगलैंड को, जॉन विक्लिफ को। विक्लिफ को किनको बोला गया है? तो जॉन विक्लिफ को बोला गया है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मेशन। और ये टर्म जो है मॉर्निंग स्टार ये बाइबल में देखने सुनने को मिला है, और जीसस खुद के लिए इस्तेमाल किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए यहां पे जॉफ्री चौसर के बारे में बात कर लेते हैं। जॉफ्री चौसर के बारे में कई बार हमने बात किया है, बात बाकी ये दो राइटर आपको जरूर पढ़ना चाहिए इनके बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने सुनने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप इनका बर्थ और डेथ, बर्थ और डेथ भले एग्जाम में पूछे या ना पूछे कि कब पैदा हुए कब मृत्यु हुई, लेकिन आपको याद रखना है, एग्जाम में क्या पूछ देगा क्या गारंटी है। बर्थ एंड डेथ की बात करेंगे। जॉफ्री चौसर को क्या क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है। और एक चीज का फादर इन्हें और माना जाता है, ये आप बताएं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी, ये भी ध्यान में आपको रखना है। जॉफ्री चौसर साहब, जॉफ्री चौसर साहब का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, उसका नाम है द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स, टीएलई टेल का मतलब होता है कहानी, और कैंटरबरी टेल्स में 24 स्टोरीज हैं, है ना। और जब इनकी डेथ हो गई थी, जॉफ्री चौसर साहब की डेथ हुई है आपको 1400 में, तब तक ये आपका फिनिश्ड नहीं था, अनफिनिश्ड ही था द कैंटरबरी टेल्स। और इसमें सबसे पहले इस्तेमाल हुआ हीरोइक कॉपलेट, यानी हीरोइक कॉपलेट का सबसे पहले इस्तेमाल जो किया गया वह आपके जॉफ्री चौसर साहब ही किए। हीरोइक कॉपलेट, कल भी क्वेश्चन आया था, हीरोइक कॉपलेट बोलो या राइमिंग कॉपलेट बोलो, है ना, इसका इस्तेमाल किया गया था। ये सब आप याद रखेंगे। क्लियर है मामला? चलिए, करेक्ट आंसर हमारा था बी फॉर बॉम्बे, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी। क्या सर लिटरेचर को, आइए यहां पे नहीं चौसर नहीं है बंधु मोहित कुमार, वो जॉन विक्लिफ होंगे। आ जाइए यहां पे। हु वॉज चार्ल्स फर्स्ट? चार्ल्स फर्स्ट कौन थे? किंग थे भैया, भाई राजा थे, किंग थे, कहां के? ब्रिटेन के। कहां के? ब्रिटेन के। अब यहां पर सवाल आया कि ब्रदर ऑफ जेम्स फर्स्ट, सन ऑफ जेम्स फर्स्ट, कजन ऑफ जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट कोई भी अगर किंग बनता है तो मैंने दो वर्ड आपका इस्तेमाल यहां पे किया था, प्रेडेशर, PREDECESSOR, प्रेडेशर की बात करेंगे और सक्सेसर की बात करेंगे।
सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, प्रेडिसर का मतलब होता है पूर्वाधिकारी। यानी चार्ल्स फर्स्ट से जो पहले जो किंग थे वो आपके जेम्स फर्स्ट थे, और इनका सक्सेसर जो बना वो चार्ल्स सेकंड बना, चार्ल्स सेकंड। अब रिलेशन क्या था कि ये जेम्स फर्स्ट के बेटे थे, CC4 कनाडा, और आपको ये सब याद रखना है। क्लियर है ना? सर लिटरेचर पागल बना दिया है ना? ना लिटरेचर पागल नहीं बनाया है ना? लिटरेचर बहुत सुंदर चीज है, जब आप इसे पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत मजा आता है। पागल इसीलिए बने हैं कि हम लोगों ने ऑन टाइम काम नहीं किया है ना? जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, जब आपका ग्रेजुएशन हो रहा होगा, तो आप उस समय पढ़े नहीं होंगे मन से। आप सभी के लिए लाइन है ना? तो जब मन से पढ़ोगे नहीं, काम नहीं करोगे और बोलोगे जिंदगी ने परेशान करके रख दिया है, तो परेशान तो करेगी जिंदगी, क्योंकि आपने काम नहीं किया। और जो काम करने वाले लोग होते हैं, मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जिंदगी उसको परेशान नहीं कर पाती है, वो जिंदगी को परेशान करके रख देते हैं। तो अगर कामचोर बनेंगे तो फिर कोई भी चीज आपको आके परेशान कर देगा। और अगर हिम्मत वाले इंसान हैं, डटना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, काम करना जानते हैं, तो फिर कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं पाएगी, है ना? तो हमने काम नहीं किया है, यही एक प्रॉब्लम है। काम करना सही कर दीजिए, सही ट्रैक पे आ जाइए, कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करेगी, है ना? क्लियर है मामला? गाइड करने वाले में मिलने चाहिए ना, तो अब मिल गया ना अनामिका, अब कर रहा हूं ना, तो अभी से शुरू हो जाओ, जब जागो तब सवेरा होता है, डरने वाली बात ही नहीं है। क्लियर? आइए, व्हाट वाज रियलिस्टिकली प्रेजेंट इन रीएस्टोरेशन राइटिंग्स? रीएस्टोरेशन एज में रियलिस्टिकली यानी रियलिटी को प्रेजेंट करने वाली बातें जो थी वो क्या थी? करप्शन के बारे में, वाइसेस के बारे में, चाहे कॉमन पीपल के द्वारा किया गया हो, इंसान के द्वारा किया गया हो, है ना? तो वहां पे नेगेटिव चीजों के बारे में, उस चीज को रिवील करना, उस चीज को उजागर करना, जो भी है, हर एक बातें हुई है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना? ध्यान रखना है। और अब बात करेंगे हम किन चीज के बारे में? तो भैया आया आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज। सर मेरा मैसेज नहीं जा रहा है क्या? योगी जी आपका मैसेज आ रहा है और आपको प्रणाम, ठीक है? आइए यहां कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है ये आपका? आइए, हैव अ ड्रीम इज अ पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बोला हैव अ ड्रीम, जो ख्वाब होता है, जो सपने होते हैं, है ना? इज अ पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड, या एक पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड, एक भाषण है जो दिया गया एक अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट कौन होता है भैया? जो किसी भी आंदोलन को एक्टिव करे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात यहां पर की जा रही है। आराध्या प्रसाद, इंग्लिश ग्रामर का कोई क्लास बताइए। इंग्लिश ग्रामर का भी क्लास चल रहा है ऑनलाइन मोड में, मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूं इस पैसेज को पढ़ाने के बाद, तब तक आप हमें सुन लें। ड्यूरिंग द मार्च ऑन वॉशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम ऑन अगस्त 28, 1963, इन विच ही कॉल्स फॉर, वो जो स्पीच दे रहे हैं इसमें ये क्या डिमांड कर रहे हैं? कॉल फॉर आपका फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है डिमांड करना। एन एंड टू रेसिज्म, रेसिज्म का मतलब वही होता है जातिवाद, कास्टिज्म जिसको आप बोलते हैं, भेदभाव जहां पे होता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आपने सुना होगा, रंग भेद नीति, अफ्रीका, नेल्सन मंडेला जी, है ना? तो वही रेसिज्म कि ये जाति वगैरह जो है, भेदभाव जो है, इसको समाप्त किया जाए, इसको खत्म किया जाए इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड कॉल्ड फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स, यानी हर एक के पास अपना एक राइट हो, अपना एक अधिकार हो। डिलीवर्ड टू आवर 250,000 सिविल राइट्स सपोर्टर्स फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन डीसी। अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा आपने, और लिंकन के स्पेलिंग LINCOLN, ध्यान रखेंगे आप। मेमोरियल इन वॉशिंगटन डीसी। अब आइए, द स्पीच वॉज डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट beginning with a reference to the emancipation proclamation। emancipation का मतलब होता है फ्रीडम, और proclamation का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर, एक आधिकारिक आदेश, which freed millions of slaves, जो कि गुलाम हैं, है ना? जो किसी ना किसी चीज में फंसे हुए हैं, सबको आप आजाद कीजिए, सबको एक राइट दीजिए, सबको एक अधिकार दीजिए, उस सेंस में बात कर रहे हैं यहां पे। In 1863, किंग कौन? मार्टिन लूथर किंग ऑब्जर्व्स दैट 100 years later, 100 साल बाद, द नेग्रो एक कम्युनिटी है ना? स्टिल इज नॉट फ्री, वो अभी भी फ्री नहीं है। टुवर्ड द एंड ऑफ द स्पीच, किंग डिपार्टेड फ्रॉम हिज प्रिपेयर्ड टेक्स्ट फॉर अ पार्टी इम्प्रोवाइज्ड
पेरोरेशन, पेरोरेशन का मतलब होता है कंक्लूडिंग रिमार्क्स, यानी आप कुछ भी कह रहे थे अब कंक्लूड कर रहे हैं अपनी बातों को, उस सेंस में। ऑन द थीम आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक ड्रीम है। प्रॉम्प्टेड बाय महालिया जैक्सन्स क्राई, अब वो कौन सा है देखिए, किन्हीं का नाम है। टेल देम अबाउट द ड्रीम, मार्टिन अपने ड्रीम के बारे में बोलो। In this part of the speech, which most excited the listeners and has now become its most famous, King described his dreams of freedom and equality arising from a land of slavery, है ना, गुलामी की बातें, है ना। हेट्रेड जॉन मैकहेम writes that, वो लिखते हैं कि with a single phrase Martin Luther King Jr. joined Jefferson and Lincoln in the ranks of men who have shaped modern America, जिन्होंने एक आधुनिक अमेरिका को एक ढांचा दिया, एक नया ढांचा दिया। The speech was ranked the top American speech of the 20th century in a 1999 poll of scholars of public address। ये आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सा था, मजा आया होगा आपको। चलिए सर, आपको हम प्रणाम नहीं कर रहे, प्रणाम करना तो चाहिए, वो तो हमारे संस्कार में है, झुक के सलाम किया जाता है। आइए, व्हाट इशूज डज मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच एड्रेस, किस इशू के बारे में बात कर रहे, किस मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ रेसिज्म, कि ये जो रेसिज्म है ये कंटिन्यू रहे, नहीं इसको समाप्त करना है। एंड टू रेसिज्म एंड सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स, करेक्ट आंसर भी होगा। सिर्फ सिविल राइट्स की बात नहीं कि ये जो रेसिज्म है, ये जो कास्टिज्म है, इसको क्या करना है, इसको इराडिकेट कर देना है, समाप्त कर देना है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। What pushes King to speak I have a dream, क्या कहना चाह रहे हैं वो। He reads out the Emancipation Proclamation, He is promoted by महिला जैक्सन, he is overwhelmed with the crowd। किस चीज के बारे में ये बात कर रहे हैं बताएंगे फटाफट। He reads out the Emancipation Proclamation, इमेंसिपेशन की तो बात कर ही रहे हैं कि घोषणा कर ही रहे, भैया आजादी मिलनी चाहिए। He is prompted by महिला जैक्सन, ए और बी में से कौन होगा ये आपको बताना है, फटाफट बताइए। ऑप्शन ए के साथ जाओगे या ऑप्शन बी के साथ जाओगे? अगेन बी, किसके साथ जाना चाहेंगे आप, ए के साथ या बी के साथ? फटाफट बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी फॉर बॉम्बे। फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ गिव वन वर्ड फॉर टू लीव, टू लीव का मतलब यहां पर क्या है भैया, लीव का मतलब होता है चले जाना। ही लेफ्ट फॉर दिस सिटी, उसने इस सिटी से को छोड़ दिया, अब यहां नहीं रहती, कहीं और रहती है या रहता है, ही बोला है तो रहता है। डिपार्टेड, प्रोक्लेमेशन, इंप्रोवाइज्ड, इंप्रोवाइज्ड वर्ड में आपका इंप्रूव वर्ड है यानी कि सुधार करना, और प्रोक्लेमेशन मैंने बोला ऑफिशियल ऑर्डर, और डिपार्ट यानी प्रस्थान करना, तो करेक्ट आंसर आपका टू लीव का हो जाएगा डिपार्टेड। ध्यान आपको रखना है, ए फॉर आगरा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्टिन लूथर किंग्स फेम्ड स्पीच, उस स्पीच का क्या नाम है? द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, एन इम्प्रोवाइजेशन, पैरोरेशन। पैरोरेशन का मतलब होता है कंक्लूडिंग, यानी किसी भी बात को आप समाप्त करने वाले हैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पे। इंप्रोवाइजेशन होता है इंप्रूव करने की बात, और द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन यानी फ्रीडम की बातें हो रही थी कि आप इन सभी चीजों से ऊपर उठें। करेक्ट आंसर आपका ए होना चाहिए। नहीं, कल वाली सैटरडे और संडे को क्लास इसी यूट्यूब चैनल पे होती है, प्लेटफॉर्म टीचर पे। नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ होम डज किंग स्पीक, किनके सामने मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्पीच दे रहे थे? द सिविल राइट सपोर्टर, हिज फ्रेंड्स, लिंकन, इनके सामने में, है ना। ऑप्शन ए आपका आंसर माना जाएगा। अब आइए क्लोज टेस्ट की बात कर लेते हैं। ये आपके सामने एक पैसेज है, और क्लोज टेस्ट हम डेली पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में देखने सुनने को मिला है। आपके बीपीएससी में अभी तक नहीं मिला है, आगे की कोई गारंटी नहीं, मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता। साइक्लोन निवार, हर एक जो भी तूफान वगैरह आता है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, यहां पर बोला गया साइक्लोन निवार। raised fears of another epic disaster for millions of coastal residents in the south, but its passage over land near Pondicherry early on November 26 was less destructive than anticipated. The reported loss of the -3 lives is a relatively low toll for such a large scale weather system। यहां पे साइक्लोन का नाम निवार है, रेज्ड फियर्स यानी डर बढ़ा है लोगों का, अनदर एपिक डिजास्टर
और ये एक आपदा है जहां मिलियंस ऑफ कोस्टल का मतलब क्या होता है? कॉस्ट, समुद्री तट, रेसिडेंट जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं इन द साउथ की बात कर रहे हैं, बट इट्स पैसेज, इसका जो अपना एक पैसेज है ओवरलैंड नियर पांडिचेरी अर्ली ऑन नवंबर 26 वाज लेस डिस्ट्रक्टिव। मतलब जैसा अनुमान लगाया गया था, बोला जब उससे लेस डिस्ट्रक्टिव। द रिपोर्टेड लॉस ऑफ डैश 3 लाइव्स, यानी 3 जिंदगियां बर्बाद हुई है, या रिलेटिवली लो टोल फॉर सच अ लार्ज स्केल वेदर सिस्टम। द रिपोर्टेड लॉस ऑफ एट मोस्ट, एट पास्ट, एट लीस्ट, कम से कम 3 जाने गए हैं ऐसा बोला जाता है ना? तो पहले पूरे पढ़ लेंगे आप, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ऑल्दो प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर डैश सफर्ड कंसिडरेबल का मतलब होता है एनफ, यानी पर्याप्त मात्रा में, सब्सटेंशियल एक वर्ड आता है इसके लिए। डैमेज फ्रॉम द फियर्स का मतलब होता है वही खतरनाक, winds हवा, and massive volume of rain it dumped in Tamil Nadu and Pondicherry. Citizens and the government were fearful of a dash that could be a repeat of the 2015 flood, 2015 में बाढ़ आई थी तमिलनाडु में, which killed a few hundred people, and they overcame COVID-19 fatigue to prepare for the worst. The dash of the over 2 dozens NDRF teams and disaster management equipment along the coast reassured civic agencies not everyone escaped Nivar with a minor penalty, however, and for suburban आधा शहर आधा गांव चेन्नई, the peak one day rainfall of 31 centimeter in Tambaram wrought destruction mirroring what happened 5 years ago. Smaller inland towns have also suffered dash and severe losses. The aftermath का मतलब होता है result, now presents an opportunity to make a full assessment not just for the distribution of relief but also to understand the impacts of extreme monsoon weather. आपने पढ़ लिया, कुल मिला के पैसेज को आप समझ गए होंगे। अब आइए आगे बात करते हैं। आइए यहां पे शिव कुमार कह रहे ग्रामर का क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 392 क्लास बनाएंगे सर, वैसा ही तो क्वेश्चन है आपका। आइए यहां पे, साइक्लोन निवार रेज्ड फियर्स ऑफ अनदर एपिक डिजास्टर फॉर मिलियंस ऑफ कोस्टल रेसिडेंट्स इन द साउथ बट इट्स पैसेज ओवरलैंड नियर पांडिचेरी अर्ली ऑन November 26 was less destructive than anticipated. The reported loss of at least 3 lives is a relatively low toll for such a large scale weather system, although property and agriculture dash suffered considerable damage from the fierce winds and massive volume of rain it dumped in Tamil Nadu and Pondicherry. Agriculture dash suffered has have had, अब किसके साथ आप जाएंगे? तो बोला गया है 3 lives is a relatively low toll for such a large scale weather system, although property and agriculture, दो चीजें यहां पे हैं और दो अलग अलग है, तो प्लूरल सेंस में आएगा। और यहां पे सफर्ड की बात कर रहे हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहां पर हैज है, हैव है और हैड है। अब आप किसके साथ यहां पर जाएंगे? हैड सफर्ड, कंसिडरेबल, बात 2015 की हो रही है, पास्ट की बातें हो रही है, तो प्रेजेंट या प्रेजेंट में आपको जाना नहीं है, हैज हैव होगा नहीं, तो हैड सफर्ड। Considerable damage from the fierce winds and massive volume of rain it dumped, B2 past का मामला in Tamil Nadu and Pondicherry. Citizens and the government were fearful, were यानी past का मामला, of a dash that could be a repeat of the 2015 flood. अब यहां पर क्या होना चाहिए? fearful of a dash that could be repeat of the 2015 flood, यानी फ्लड रिपीट हुआ यानी बाढ़ की बात होगी, तो यहां पर भी कौन सा वर्ड आना चाहिए जो यहां रिपीट हो रहा है? फ्लड। अब फ्लड के लिए सिनोनिमस वर्ड ढूंढिए। REIG एंड रेन मतलब होता है रूलिंग, रूल करना, शासन। कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं? और डिल्यूज का मतलब होता है फ्लड, बाढ़, यानी बाढ़ यहां पर भी आई और फिर यहां पे ये रिपीट हुआ है, तो डिल्यूज के साथ जाएंगे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा AA फॉर आगरा। वो क्या आप जाना करें? फ्लड विच किल्ड अ फ्यू 100 पीपल, जिसमें बहुत सारे लोग मरे, एंड दे ओवरकेम COVID-19 फैटिग टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। द डैश ऑफ ओवर 2 dozen NDRF teams and disaster management equipment along the coast reassured civic agencies. The dash of over अब यहां पे NDRF टीम पहुंची है, जितने भी सेनाएं हैं वो पहुंची है, तो उसके लिए परसिस्टेंस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूएशन।
गार्डिंग का मतलब गार्ड करना और अरेंजमेंट का मतलब मैनेजमेंट करना। यहां पे ग्रुप बताने की बात हो रही है, तो यहां पे ग्रुप बताने के लिए यहां जो वर्ड होना चाहिए था वह ट्रूप वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ट्रूप ऑफ सोल्जर्स बोला जाएगा। और एनडीआरएफ की टीम पहुंची है तो रेस्क्यू करने के लिए, सेव करने के लिए, तो यहां पे कोई भी सेंस नहीं आएगा। करेक्ट आंसर इसका ई हो जाना है। And disaster management equipment along the coast reassured civic agencies. Not everyone escaped Nivar with a minor penalty, however, for suburban Chennai. The peak one-day rainfall of 31 centimeter in Tambaram wrought destruction, mirroring what happened 5 years ago. Smaller inland towns have also suffered dash and severe losses. अब यहां पर सफर किस चीज से हुआ है? Towns have suffered death losses. The aftermath now presents an opportunity. बारिश की बातें हो रही है, बारिश बहुत हुई है, 31 सेंटीमीटर रेनफॉल की बात कर रहे हैं, तो बाढ़ आई होगी। अब एलुवियन होता है जब बारिश हो और नदियों के किनारे से मिट्टी जो पानी के साथ बह जाती है, उसको हम एलुवियन कहेंगे। ब्लिजार्ड होता है आइसी स्टॉर्म, बर्फानी तूफान जिसको बोलते हैं। और इनंडेशन होता है बाढ़, इनंडेट बोलिए, फ्लड बोलिए। अभी आपने एक वर्ड पढ़ा डिल्यूज, सिनोनिमस वर्ड है बाढ़ के सेंस में। तो यहां पर बारिश हुई है तो पानी आया होगा, बाढ़ का सेंस होगा। एंड सीवियर लॉसेस। द आफ्टरमैथ नाउ प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ फुल असेसमेंट, नॉट जस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम मॉनसून वेदर। आप समझ गए होंगे यहां तक का मामला क्लियर है ना? चलिए 21 में आ जाइए। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपसे? ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन, पढ़ते ही समझ में आ गया कि भैया फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, बिकॉज ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल नहीं बनता। सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। करेक्ट आंसर ए फॉर आगरा। प्रज्ञा गुड मॉर्निंग, ऑन टाइम आना है, इस बात का ध्यान रखें। स्पॉटिंग एरर, इट डज नॉट मैटर हाउ यू डू इट, व्हाट आई वांट इज दैट यू शुड फिनिश द वर्क विद इन अ मंथ। इट डज नॉट, डू डज डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैटर यहां पे V1 के तौर पे काम कर रहा है। मैटर आपका नाउन भी होता है। व्हाट इज द मैटर, वहां पे द मैटर आर्टिकल के बाद वो नाउन हो जाएगा, और यहां पे डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। हाउ यू डू इट, व्हाट आई वांट दैट, यहां पर इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं वो चीज क्या है? यू शुड फिनिश द वर्क विद इन अ मंथ, यानी काम किसी भी तरीके से करो, 1 महीने में काम चाहिए, मैं यही चाहता हूं। करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा। इज यहां पे सुपर फ्लुअस था, होना नहीं चाहिए। कैसा लग रहा है क्लास आज का? मजा आ रहा है आपको? लग रहा होगा सर बहुत मस्ती कर रहा है। आइए फिल इन द ब्लैंक। व्हाई आर राम एंड सीता कंसीडर्ड एज, अब राम और सीता को एक कपल के तौर पे देखा जाता है, और वो क्या बोलेंगे? अ कपल, एन कपल या द कपल? बोलिए 23 का जवाब आपसे चाहिए, फटाफट टकाटक अंदाज में आप बताइए कि व्हाई आर राम एंड सीता कंसीडर्ड एज डैश कपल। क्या होगा? आज सोए नहीं है क्या? हाँ 2 बजे रात में सोया था, 5:30 में जग गया। चलिए ए होगा, ए होगा, ए होगा, सब कह रहे अ कपल, अ कपल, अ कपल। द नहीं हो सकता है कि आंसर की में आपका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, बट आप जाएंगे ए के साथ, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा बोलते ना, है ना, ऐसे करके कि बी क्वाइट द बेबी डैश नाउ, शांत रहिए बच्चा अभी सो रहा है। कल भी ये क्वेश्चन आया था। स्लिप्स यानी कि होता है आपका V5, और V5 का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब हैबिचुअल एक्शन। और बच्चा ऐसा नहीं कि हमेशा सोता है, उस मोमेंट में सो रहा होगा। हैज स्लेप्ट मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, और प्रेजेंट की परफेक्ट की बात करते हैं तो एक्शन आपका कंप्लीट है। एक्शन कंप्लीट नहीं, एक्शन कंटिन्यू है। स्लीपिंग नाउ की बात करेंगे। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? यह सी फॉर कैनेडा। 25 में बात कर लो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मामला है। द स्पेक्टेटर्स, सही था ना जी? हाँ 24, 23, ओके ओके। आइए 25 में आपका नरेशन का मामला है। द स्पेक्टेटर्स सेड ब्रेवो वेल प्लेड रवि। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है लुकर, ऑन लुकर, दर्शक। दर्शक, स्पेक्टेटर मीन्स दर्शक होता है, ध्यान रखेंगे आप। द स्पेक्टेटर सेड ब्रेवो वेल प्लेड रवि, यानी दर्शक चिल्ला के बोल रहे बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया खेला है रवि, उस सेंस में बात कर रहे। द स्पेक्टेटर्स कॉल्ड रवि ब्रेवो बिकॉज ही हैड प्लेड वेल। ब्रेवो वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ब्रेवो के लिए अपलॉडेड वर्ड का इस्तेमाल होगा। एडमायर हो सकता है, एप्रिसिएशन हो सकता है।
द स्पेक्टेटर्स सेड दैट रवि प्लेड वेल एंड अपलॉडेड हिम, ऐसा नहीं, द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड रवि, यानी रवि की तारीफ हो रही है, अपलॉड का मतलब एडमायर, एप्रिसिएशन, और ये कहते हुए सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेल। अब यहां पर वी प्लेड बोला गया, और प्लेड यानी कि V2 का मामला है, और V2 गया और इधर भी V2 में, तो भैया पास्ट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब है तो पास्ट परफेक्ट में आएगा हैड प्लेड। करेक्ट आंसर C4 कनाडा की बात करोगे। 26 की बात करेंगे। द सेज सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सेज का मतलब होता है साधु संत महात्मा, और ये लोग कहते हैं भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, इसीलिए आप लोग खुद की मदद किया करें, मेहनत किया करें, जितनी मेहनत करोगे उतना आपको मिलेगा। बोला जाता है द मोर यू डू द मोर यू गेन, जितना करेंगे उतना मिलेगा। तो वही है कि अगर आप खुद की मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। द सेज दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, बिल्कुल यहां पे टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे, और यूनिवर्सल ट्रूथ जो आपका होता है वो टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होता। करेक्ट आंसर आपका ए होना चाहिए। और द सेज सेड दैट गॉड हेल्प्ड, टेंस चेंज नहीं होगा, गॉड हेल्प्स हु हेल्प्ड नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस चेंज होना ही नहीं चाहिए, ध्यान आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की बात कर लो। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। दे ग्रीट मी चेयरफुली एवरी मॉर्निंग, ग्रीट की बात करेंगे तो ये आपका V1 का मामला, और V1 का मामला है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में जाएंगे इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मिलना है यहां पे, तो क्या हो जाएगा एवरी मॉर्निंग डैश। अब जैसे ही आप एवरी मॉर्निंग की बात करेंगे तो ये टाइम बताने वाले वर्ड हैं, और टाइम बताने वाले वर्ड जो होंगे वह आपके होते हैं एडवर्ब। और जब सेंटेंस के इनिशियल में आप एडवर्ब लिखें तो एडवर्ब के बाद आपको कामा लगाना होता है, पंक्चुएशन, और उसके बाद सेंटेंस को आप स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बोलूं आई एम टीचिंग यू दिस टाइम, आई एम टीचिंग यू दिस टाइम, तो ये हमने दिस टाइम बोला है लास्ट में, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इसी को पहले अगर बोल दें दिस टाइम, थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा, दिस टाइम, और वहां पे कामा का इस्तेमाल करेंगे, दिस टाइम आई एम टीचिंग यू। और अगर लास्ट में बोलना पड़े तो आई एम टीचिंग यू दिस टाइम। तो जब कभी भी एडवर्ब सेंटेंस के इनिशियल में आएगा तो एडवर्ब के बाद कामा यानी पंक्चुएशन, और उसके बाद आप कंप्लीट सेंटेंस को, क्लॉज को लिखने का काम करेंगे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सैटरडे के सेट में 9 आंसर एंड संडे के सेट में 12 आंसर्स मिस्टेक था। अकॉर्डिंग टू आंसर सेट प्लीज कंसर्न माय कंप्लेन। ओके, मैं ही करता हूं, कंप्लेन मेरे पास आ गया है, देख लेंगे। इतने गलत थे, चलो आइए, इसलिए बोल देता हूं यूट्यूब डिस्कशन जरूर देख लिया करें आप, क्योंकि वहां से आप कंफर्म हो जाता है। डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम लगा, ज्ञान इंग्लिश क्लासेस है ना। आइए अब यहां पे आओ। आई एम ग्रीटेड चेयरफुली बाय देम एवरी मॉर्निंग, आई एम ग्रीटेड बिल्कुल ठीक है आपका, और बीइंग तब लगाओगे जब आईएनजी का मामला होगा एक्टिव में, वो आपका नहीं हुआ है। ज्ञान जी डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम, मतलब ज्ञान इंग्लिश क्लासेस। दार्जिलिंग ग्रोज टी, अब दार्जिलिंग टी को नहीं उगाता, अब ऐसा मत कर देना टी इज ग्रोन बाय दार्जिलिंग, नहीं, दार्जिलिंग में चाय उगाई जाती है ना। तो टी इज बीइंग, बीइंग का इस्तेमाल क्यों करोगे, बीइंग का इस्तेमाल यहां पर ग्रो के साथ, दार्जिलिंग नाम है, यहां मत सोचना आईएनजी लगा हुआ है तो बीइंग दार्जिलिंग कर दो आप, ऐसा नहीं होगा। टी इज बीइंग ग्रोन नहीं हो सकता। लेट तब लगता है जब आपका सेंटेंस इंपेरेटिव में हो, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। करेक्ट आंसर आपका C4 कनाडा हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। नो, ओके, थैंक यू वेरी मच। आइए यहां पे 29 की बात कर लेंगे, सिनोनिम वर्ड की बात कर रहे, इवेंचुअली यहां पे आओ, ध्यान से देखो। सबसे पहले एल है, और एल किसी भी वर्ड के लास्ट में हो वो आपका एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई लगाओगे वर्ड आपका एडवर्ब बनेगा। और इवेंचुअली वर्ड का मीनिंग होता है अल्टीमेटली, अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का मतलब होता है एट लास्ट, और एट लास्ट का मतलब होता है अंततः, ये आप ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन ए में आया है सडनली, सडनली का मतलब होता है एब्रप्टली, और एब्रप्टली का मतलब हो जाएगा अचानक से, है ना, सडन, तुरंत, इमीडिएट, है ना, उस सेंस में बात करेंगे। इमीडिएट वर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं, है ना, इमीडिएट। क्लियर है मामला, ध्यान रखेंगे आप। अल्टीमेटली का मतलब होता है एट लास्ट, यानी अंत की बात कर रहे, और इसी को हम बोलते हैं क्या, एकदम लास्ट पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट यानी अंतिम बिंदु। और क्विकली का मतलब क्या होता है, रैपिडली, क्विकली का मतलब होता है रैपिडली, इसी के लिए वर्ड आ जाएगा स्विफ्टली, यानी तेजी से काम करना, फटाफट काम करना। और एक वर्ड फास्ट, और याद रखेंगे बहुत सारे बच्चे फास्टली बोलते हैं,
आपको मालूम होना चाहिए फास्टली नाम का कोई भी वर्ड इंग्लिश में होता नहीं है। ये फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव है और फास्ट अपने आप में एडवर्ब है, ये आपको ध्यान में रखना है। फास्टली नाम का कोई भी वर्ड होता नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन एक फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नेक्स्ट हमारा इवेंचुअली का करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। 30 की बात करें, एसेंशियल। एसेंशियल वर्ड का सफिक्स एल है तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो है वो आपका एडजेक्टिव हो जाना है। और एसेंशियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है जो चीज बहुत ही जरूरी हो। यहीं पे वर्ड आएगा आपका मैंडेटरी, MANDOTORY, मैंडेटरी। यहीं पे वर्ड आएगा आपका ऑब्लिगेटरी, जो चीज बहुत जरूरी है, जो चीज जिस चीज की नीड है आपको, है ना। अब यहां पे डिजायरेबल वर्ड आया है, ABLE लगा हुआ है तो वर्ड आपका एडजेक्टिव ही हो जाना है। अब डिजायरेबल वर्ड आया कहां से? डिजायर से, DESIRE, डिजायर। डिजायर का मतलब होता है एम्बिशन यानी इच्छा, आकांक्षा। जिंदगी में क्या करना है, जिंदगी में आपको बनना क्या है, वो आपकी एम्बिशन है, आप कितने एम्बिशियस हो। और एक एडजेक्टिव डिजायर से और बनता है, वो होता है आपका डिजायरस। तो DESIROUS, OUS भी लग गया तो ये एडजेक्टिव के तौर पे। डिजायरेबल भी आपका एडजेक्टिव है। और एक चीज और याद रखना है, डिजायरस के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एडवाइजेबल, ABLE लगा हुआ है, वर्ड आपका एडजेक्टिव ही होना है। और एडवाइज की बात करेंगे तो एक वर्ड होता है आपका ADVISE और एक वर्ड आपका होता है ADVICE। कई बार आपको बता चुका हूं, सी से एंड होने वाले वर्ड जो होते हैं वो आपके नाउन होते हैं, एस वाले जो होते हैं वो आपके वर्ब होते हैं। इसका मीनिंग होता है सलाह देना, इसका मीनिंग होता है सलाह। सी वाला नाउन होगा, एस वाला वर्ब होगा और नाउन में अनकाउंटेबल नाउन होगा, इसका प्लुरल नहीं बनेगा, इसके पहले ए और एन नहीं लगेगा। अनएवॉइडेबल वर्ड की बात करेंगे, अन का मीनिंग होता है नॉट, अन किसी भी वर्ड के पहले आए नॉट होगा। और एवॉइडेबल में ABLE एडजेक्टिव हो गया। और एवॉइडेबल जिस चीज को आप एवॉइड कर सके, अनएवॉइडेबल यानी जिस चीज को एवॉइड आप ना कर सके, यानी जो चीज आपके लिए बहुत जरूरी हो, इसी को बोला जाता है इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल। अब यहां पर इंडिस्पेंसेबल वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो भैया इन का मीनिंग होता है नॉट। और डिस्पेंस वर्ड की बात करेंगे तो डिस्पेंस का मतलब होता है थ्रो करना। और एवल, नॉट थ्रो एवल, यानी जिस चीज को फेंका नहीं जाए, आप उसी चीज को नहीं फेंक सकते जो चीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाना है। एसेंशियल का क्या पूछा गया है बंधु? सिनोनिम। तो आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर कनाडा। ध्यान रखेंगे ज्ञान जी क्या कह रहे हैं, आंसर सीट का के अनुसार मेरा क्वेश्चन राइट था, बट आपके कंडीशन में 9 और 12 क्वेश्चन गलत हो रहे। गुड मॉर्निंग सैटरडे के ओके, आइए 31 एवर्जन। एवर्जन वर्ड के लास्ट में IUN है, IUN है तो वर्ड आपका नाउन हो जाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एवर्जन में ए आया हुआ है, ए इन जनरल किसी भी वर्ड के पहले आता है उसका मीनिंग नॉट निकलता है। और वर्स का मतलब होता है टर्न होना, मूव होना। और यहीं से आप वर्ड पढ़ते हैं रिवर्स। री मीन्स बैक, वर्स मीन्स टर्न। जब पीछे आप लौट के जाते हैं, रिवर्स कार में रिवर्स गियर अप्लाई किया जाता है। एवर्जन वर्ड का मीनिंग होता है नॉट टर्न, यानी जब किसी भी चीज के प्रति आप झुके नहीं, मुड़े नहीं, अट्रैक्ट ना हो, यानी एवर्जन वर्ड का मीनिंग हो जाता है जो चीज आपको बढ़िया ना लगे, यानी आप उस चीज को ना पसंद कर रहे, डिसलाइक कर रहे, है ना, उसी को हम एवर्जन बोलते हैं। और यहीं से आपका वर्ब आ जाता है एवर्स, AVERS, एवर्स। और एवर्स के साथ टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे जिस चीज को आप पसंद नहीं करते हैं। एवॉइडेबल, जिस चीज को आप एवॉइड कर दें, अभी आपने जस्ट पढ़ा एवॉइडेबल वर्ड यानी जिसको समाप्त, अनएवॉइडेबल पढ़ा था, ये एवॉइडेबल है यानी जिस चीज को अलग कर दिया जाए, यानी कि सेपरेबल, SEPARABLE, सेपरेबल, अलग कर दिया जा सके। अवेयरनेस, अवेयर यानी जागरूक रहना, सॉरी, नेस किसी भी वर्ड के लास्ट में है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और अवेयरनेस का मतलब होता है बिल्कुल आप अलर्ट हैं, सतर्क हैं, वॉचफुल हैं। और लाइकिंग का मतलब होता है पसंद करना, यानी इंचेंट, ENCHANT, एंचेंट का मतलब होता है अट्रैक्शन। और एक वर्ड है आपका PNCHANT, इसको आप पढ़ेंगे पेंशा। और पेंशा का मतलब होता है किसी भी चीज को लाइक करना, इंक्लिनेशन, किसी भी चीज के प्रति आपका झुकाव है। तो करेक्ट आंसर जो एंटोनिम हो जाएगा वो आपका लाइकिंग होना चाहिए। एवर्जन मींस हेट होता है, डिसलाइक होता है। 32 की बात करेंगे, टेसिटर्न वर्ड है, टेसिटर्न। टेसिटर्न, अब टेसिटर्न वर्ड की अगर आप बात करते हैं, टेसिटर्न आपका एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। और इस वर्ड का मीनिंग होता है लेस स्पीकिंग, जो इंसान बहुत कम बोले, लेस स्पीकिंग। अब कम बोलने के लिए कई बार मैं वर्ड आपको बता चुका हूं, एक रेटिसेंट वर्ड है आपका, रेटिसेंट, RETICENT।
एक वर्ड है आपका लैकोनिक, LACONIC। एक वर्ड है आपका टर्सनेस, TERSE टर्स। और एक वर्ड है आपका SUCCINT सक्सेंट, जो बहुत कम बोलने का काम करे। हालांकि इन वर्ड्स के बीच में आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट इसका मीनिंग होता है कम बोलना। टेसिटर्न, लेस स्पीकिंग, रिटिसेंट, लैकोनिक, टर्स एंड सक्सेंट पढ़ेंगे आप। जज करना, जज करने का मतलब किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को तो बोलते हैं जानना, पहचानना। साइलेंट का मतलब होता है बिल्कुल शांत रह जाना, है ना, बिल्कुल आप साइलेंट हैं, चुपचाप हैं, आप क्वाइट मोड में चले गए हैं, आप फ्लाइट मोड में चले गए हैं। और ये टॉकेटिव वर्ड का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा बोलना। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है लोकासियस, लोकासियस। इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है गैरियोलस, GARRULOUS, यानी बातूनी टाइप का इंसान जो बहुत बोले। टॉकेटिव हिंदी में वाचाल बोलते। टेसिटर्न का एंटोनिम आपका हो जाएगा टॉकेटिव, टॉकेटिव। वन वर्ड की बात करें, स्टेट इन विच अ फ्यू गवर्न द मैनी, यानी जिसमें बहुत कम लोग बहुत ज्यादा लोगों पे शासन करें, यानी सरकार में बहुत कम लोग हैं, अल्पतंत्र बोलते हैं। मोनार्की का मतलब राजा हो जाएगा। आर्क का मीनिंग होता है रूल करना, और मोन का मतलब होता है मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल। जब एक आदमी राजा क्या बोलते हैं रूल करे, उसको आप किंग बोलते हैं। मोनार्क वही है। ओलिगार्की, ओलिगार्की में मतलब होता है बहुत कम लोग हैं सरकार में, यानी फ्यू पीपल इन गवर्नमेंट। और प्लूटोक्रेसी की बात करेंगे तो प्लूटो का मतलब होता है धनवान लोग, जिनके पास धन दौलत है, वेल्थ। और कृषि का मतलब होता है रूल रेगुलेशन, जहां पे अमीर लोग शासन पद्धति में हो। यहां पर फ्यू की बात हो रही है तो ओलिगार्की होगा, BB फॉर बॉम्बे, ध्यान आपको रखना है। और 34 की बात करेंगे, अ स्टाइल इन विच राइटर मेक्स डिस्प्ले फॉर हिज नॉलेज, एक ऐसा स्टाइल जिसमें कोई राइटर, कोई ऑथर अपने ज्ञान का बखान करता है, उसे आप क्या बोलेंगे, उसको आप पेडांटिक बोलते हैं, पेडांटिक। और पेडांटिक का मतलब होता है शो करना, सो ज्ञान का बखान करना, नॉलेज, है ना। वर्बोज का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स, फुल ऑफ वर्ड्स, यानी बेतुके स्टाइल में आप शब्दों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं जहां नहीं भी होना चाहिए, यानी जहां पे आप सिंपल बोल के निकल सकते हैं बट वहां भारी भरकम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको वर्बोज बोला जाता है। फुल ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का भंडार है आपके पास, उस सेंस में बात करेंगे। और पॉम्पस का मतलब भी होता है शो करना, बट पॉम्पस हो जाता है आपका किसी भी चीज को, अपने धन दौलत को भी शो कर सकते हैं, इसलिए पॉम्पस वर्ड का मीनिंग हो जाता है एरोगेंट टाइप का, जो इंसान थोड़ा सा घमंडी हो, पॉम्पस, दिखावा करना जानता है। पेडांटिक होता है अपने ज्ञान का बखान करना। यह आंसर होगा ए। 35 की बात करेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम की बात कर रहे हैं, आई होप इट विल नॉट पुट यू आउट इफ आई एम लेट, अगर मैं लेट हो गया तो उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगे। तो पुट आउट का मतलब होता है एनॉय होना, यानी इरिटेट होना। पुट आउट का मतलब एनॉय हो जाना। पुट आउट का मीनिंग प्रोड्यूस करना भी होता है, पुट आउट का मीनिंग बुझाना भी होता है, बत्ती बुझा दी जाए, पुट आउट द लाइट, उस सेंस में भी बात करेंगे। और पुट आउट का मीनिंग यहां पे एनॉय निकलेगा। तो हार्म यू मतलब हानि पहुंचाना, प्लीज यू मतलब खुश करना, और इरिटेट नाराज करना। तो आप नाराज नहीं होंगे अगर मैं लेट हो गया तो पुट आउट मतलब इरिटेट। 36 में है फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए, यानी ऑलवेज होना चाहिए, यानी हमेशा के लिए। ट्रूथ ऑलवेज विंस, सच्चाई हमेशा जीतती है। फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, फॉर एन इंपॉर्टेंट मिशन, फॉर एवर, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। 36 आपका है। और नेक्स्ट बात करेंगे, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक्सेसिव, 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 EXCESSIV एक्सेस। तो EXCESSIV एक्सेस यानी ये हो जाएगा, यानी एक्सेसिव वर्ड का मीनिंग हो जाता है एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम का मतलब हो जाता है एक्सट्रीम लेवल पे, यानी बहुत ज्यादा पानी नाक से ऊपर चढ़ चुका है। आप एक्सेसिव में EXCC नहीं होता, और यहां पर सिंगल S नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका AA फॉर आगरा है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहां पे करेक्टली स्पेल्ड इंडिस्पेंसेबल, अभी जस्ट पढ़ाया था आपको, इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल। तो इन डिपेंसेबल नहीं होता, डिस होना चाहिए, इनडिपेंसेबल, इन डिस होना चाहिए। और इसी का मीनिंग अभी क्या बताए थे कि इनका मीनिंग होता है नॉट, और डिस्पेंस का मतलब होता है थ्रो करना, है ना। डिस्पोजल, ग्लासेस इस्तेमाल करते हो ना, यूज करके फेंक दो आप। और एबल का मीनिंग योग, यानी नॉट थ्रोएबल, यानी जिस चीज को फेंका नहीं जाए, उसी के लिए आपने एक वर्ड पढ़ा था अभी, अनएवॉइडेबल। अनएवॉइडेबल यानी जिस चीज को एवॉइड आप ना कर पाए, और जिस चीज को आप एवॉइड नहीं कर पाते हैं वही चीज आपके लिए एसेंशियल होती है, नेसेसरी होती है, मैंडेटरी होती है, ऑब्लिगेटरी होती है, यानी बहुत ही जरूरी की चीज है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C फॉर कनाडा, याद रखना है।
प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात करेंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेज है ही पार्टेड ऑल हिज डैश प्रॉपर्टी। ऑल ही पार्टेड ऑफ, ही पार्टेड अपने सारा प्रॉपर्टी उसने दान कर दिया। ही पार्टेड ऑफ की बात करेंगे। ऑल हिज प्रॉपर्टी, ना ऑन ना इन की बात होगा। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, द व्हील स्पान डैश विनिंग लाइन। व्हील स्पान जो है वह विनिंग लाइन के बैक टू है, अंडर है, पास्ट है। फास्ट करता है विनिंग लाइन को। 40 का आंसर आपका हो गया बी, सी फॉर कनाडा।